ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है जो लगभग हर नए ट्रेडर का मंत्र बन जाती है। जितना ज्यादा जोखिम उतना बड़ा इनाम। सुनने में तो ये बहुत आकर्षक लगता है ना? जैसे किसी हाई स्टेक गेम का नियम हो। लेकिन क्या ये वाकई बाजार का सच है या सिर्फ एक आधा अधूरा सच जो अक्सर ट्रेडर्स को मुश्किल में डाल देता है? आज हमारे पास ट्रेडिंग एक्सपर्ट डेनिस चेन के विश्लेषण से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और हम इन्हीं के आधार पर इस जोखिम और इनाम की पहेली की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि ये समझना है कि एक सफल ट्रेडर की सोच का ढांचा कैसा होता है। वे मुनाफे के बारे में सोचने से पहले किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि इसका जवाब रणनीतियों या चार्ट्स में नहीं बल्कि मानसिकता में छुपा है। ये चर्चा सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये साइकोलॉजी की है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ ट्रेडर्स सालों साल बाजार में टिके रहते हैं जबकि 90% से ज्यादा लोग कुछ ही महीनों में अपना खाता खाली कर देते हैं। आज हम देखेंगे कि रिस्क और रिवॉर्ड का असली मतलब क्या है और सबसे जरूरी वो तीसरा छुपा हुआ पहलू क्या है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और जो असल में जीत और हार का फैसला करता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो इसका सबसे सरल मतलब क्या है? क्योंकि यह शब्द हर जगह इस्तेमाल होता है। जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है, ये एक सीधा सा गणित है। रिस्क का मतलब है कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो आप अधिकतम कितना पैसा खोएंगे, और रिवॉर्ड का मतलब है कि अगर ट्रेड आपके पक्ष में गया तो आप अधिकतम कितना पैसा कमाएंगे। जैसे अगर कोई 5,000 रुपए का जोखिम लेकर 10,000 रुपए का संभावित मुनाफा देख रहा है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.2 हुआ। हाँ, और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे इसे सिर्फ एक गणितीय अनुपात मान लेते हैं। लेकिन डेनिस चेन के विश्लेषण में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। उनके मुताबिक रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ एक अनुपात नहीं, ये ट्रेडर की सोच का आईना है। ये दिखाता है कि कोई ट्रेडर बाजार में अवसर देख रहा है या सबसे पहले खतरे को भांप रहा है। एक अच्छा रेशो देख लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये अनुपात आपके पूरे दृष्टिकोण को दर्शाता है कि आप बाजार में संभावनाओं का पीछा कर रहे हैं या फिर अपनी मेहनत की कमाई को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहीं पे बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर कॉन्सेप्ट इतना सीधा है तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स, खासकर ऑप्शंस में, असफल क्यों होते हैं? इन नोट्स में कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे सिर्फ बड़े इनाम पर ध्यान देना, स्टॉप लॉस का सम्मान न करना या फिर अहंकार में आकर बाजार से लड़ना। मतलब अपनी गलती मानने के बजाय ये सोचना कि बाजार गलत है, मैं सही हूं। ये सभी लक्षण एक ही मूल बीमारी के हैं और वो बीमारी है जो डेनिस चेन के अनुसार सबसे बड़ा कारण है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना के पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। उनका एक मुख्य सिद्धांत है जिसे हर ट्रेडर को अपने डेस्क पर लिखकर रखना चाहिए। जिन ट्रेड्स में इनाम बहुत बड़ा और आकर्षक दिखता है, अक्सर उनके सफल होने की संभावना उतनी ही कम होती है। ये एक तरह का बाजार का अदृश्य नियम है। अगर कोई ट्रेड आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा कर रहा है, तो समझिए कि उसमें कोई छुपा हुआ जोखिम या सफल होने की बहुत कम संभावना जरूर है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क और रिवॉर्ड के अलावा एक तीसरा खिलाड़ी भी है, प्रोबेबिलिटी, और शायद वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है डीप आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम ऑप्शन खरीदना। यानी ऐसे ऑप्शंस जिनका स्ट्राइक प्राइस बाजार की मौजूदा कीमत से बहुत दूर है। मान लीजिए निफ्टी अभी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है। कोई ट्रेडर 22,800 की वीकली कॉल ऑप्शन खरीद लेता है जिसका प्रीमियम शायद बहुत कम हो, मान लीजिए सिर्फ 10 रुपये। अब उसके मन में गणित चलता है कि अगर निफ्टी एक्सपायरी तक 23,000 पहुंच गया तो ये 10 रुपये की चीज 200 रुपये की हो जाएगी, मतलब 20 गुना रिटर्न। इनाम बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ, और यही वो सपना है जो हर कोई देखता है। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी का पहलू कहाँ आता है? प्रोबेबिलिटी ये है कि निफ्टी के लिए सिर्फ 3-4 दिनों में 800 पॉइंट की छलांग लगाना एक बहुत ही असाधारण घटना है। ऐसा होने की संभावना शायद 5% से भी कम हो। तो भले ही रिवॉर्ड 20 गुना दिख रहा हो, लेकिन उस ट्रेड के जीतने की संभावना 5% है और हारने की 95%। ये ट्रेडिंग नहीं, ये लॉटरी का टिकट खरीदना है। लेकिन हम सबने उन लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने एक ही ट्रेड में छोटे से प्रीमियम को लाखों में बदल दिया।
क्या ये लॉटरी टिकट वाला सपना ही लोगों को बाजार में नहीं खींचता? क्या ये पूरी तरह से गलत है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, वो कहानियां सच होती हैं, लेकिन वे अपवाद होती हैं, नियम नहीं। लोग उन 10 विजेताओं को देखते हैं, लेकिन उन 10,000 लोगों को नहीं देखते जिन्होंने उसी जैकपॉट के चक्कर में अपना पैसा गंवा दिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपवादों पर अपना करियर नहीं बनाता। इसकी तुलना में ऑप्शन सेलिंग जैसी रणनीतियों को देखिए। वहां इनाम सीमित होता है, आपको सिर्फ प्रीमियम मिलता है, लेकिन जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, शायद 70 या 80%। तो एक सफल ट्रेडर सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 चीजें देखता है: रिस्क, रिवॉर्ड और इन सबसे ऊपर प्रोबेबिलिटी। यही वो तीसरा आयाम है जो एक शौकिया ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ही वो छिपा हुआ खिलाड़ी है। मुझे ये तो समझ आ गया, लेकिन असल ट्रेडिंग में ये कैसा दिखता है? मतलब जब कोई कवर्ड कॉल या क्रेडिट स्प्रेड जैसी जानी मानी स्ट्रैटेजी अपनाता है, तो वहां ये रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी का त्रिकोण कैसे काम करता है? बहुत अच्छा सवाल। चलिए इसे कुछ लोकप्रिय रणनीतियों पर लागू करके देखते हैं। ऑप्शन बाइंग की बात तो हमने कर ली, रिस्क सीमित, जितना प्रीमियम दिया। रिवॉर्ड सैद्धांतिक रूप से असीमित, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। ये एक हाई रिवॉर्ड लो प्रोबेबिलिटी वाला दाव है। तो फिर इससे सुरक्षित क्या है? जैसे कि कवर्ड कॉल, जिसके बारे में बहुत बात होती है। हाँ, अब कवर्ड कॉल को देखते हैं। इसमें आपके पास पहले से किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं और आप उनके खिलाफ एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं। यहां आपका रिवॉर्ड सीमित है, आपको सिर्फ ऑप्शन का प्रीमियम मिलेगा। रिस्क ये है कि अगर स्टॉक की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई तो आपका मुनाफा उस बेचे हुए कॉल के स्ट्राइक प्राइस पर आकर रुक जाएगा। लेकिन इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हाई प्रोबेबिलिटी। ज्यादातर समय स्टॉक बहुत तेजी से नहीं भागता और आप हर महीने वो प्रीमियम अपनी जेब में रख पाते हैं। ये एक लो रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी वाली रणनीति है। और कैश सिक्योर्ड पुट, वो भी काफी लोकप्रिय है। वो भी इसी परिवार का सदस्य है। आप पुट ऑप्शन बेचते हैं और अगर जरूरत पड़े तो स्टॉक को तय कीमत पर खरीदने के लिए कैश अलग रखते हैं। यहां भी रिवॉर्ड सीमित है, मतलब प्रीमियम, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसमें रिस्क ये है कि अगर स्टॉक की कीमत गिरती है तो आपको उसे महंगे दाम पर खरीदना पड़ सकता है। इन सब में क्रेडिट स्प्रेड्स को अक्सर सबसे संतुलित माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड्स इस त्रिकोण के तीनों कोनों को बहुत अच्छे से संतुलित करता है। यहां आप एक ऑप्शन बेचते हैं और साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए एक दूर का ऑप्शन खरीद भी लेते हैं। इससे आपका अधिकतम रिस्क और अधिकतम रिवॉर्ड दोनों ट्रेड में घुसने से पहले ही तय हो जाते हैं। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हो सकता और प्रोबेबिलिटी भी संतुलित होती है, जिससे आप अपने स्ट्राइक प्राइस के चुनाव से नियंत्रित कर सकते हैं। यहीं डेनिस चेन का वो कथन लागू होता है: परिभाषित जोखिम वाली रणनीतियां लंबी अवधि के ट्रेडर्स के लिए हैं। अगर आप बाजार में टिके रहना चाहते हैं तो आपको ऐसी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा जहां आपको पहले से पता हो कि सबसे बुरे हालात में आपका अधिकतम नुकसान कितना होगा। लेकिन बाजार हमेशा हमारी योजना के हिसाब से तो चलता नहीं। कई बार एक अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड भी हमारे खिलाफ जाने लगता है। उस स्थिति में एक ट्रेडर क्या करता है? क्या वो बस अपनी हार मान लेता है? नहीं, और यहीं एक और बड़ा फर्क सामने आता है। एक शौकिया ट्रेडर उम्मीद करता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर तैयारी करता है। बिना एडजस्टमेंट प्लान के कोई भी ट्रेड एक ऑल और नथिंग जुआ बन जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड में घुसने से पहले ही सोच लेता है कि अगर बाजार 2% मेरे खिलाफ गया तो मेरा पहला कदम क्या होगा, अगर 5% गया तो दूसरा कदम क्या होगा। किस तरह की एडजस्टमेंट? स्रोत में कुछ आम तरीके बताए गए हैं, जैसे अगर ट्रेड नुकसान में जा रहा है तो अपनी आधी पोजीशन बेचकर निकल जाना, पार्शियल एग्जिट, ताकि पूरा नुकसान ना हो। या अगर आपको लगता है कि बाजार की दिशा अस्थायी रूप से बदली है तो अपनी पोजीशन को अगले महीने की एक्सपायरी में ले जाना, मतलब रोल फॉरवर्ड करना, ताकि ट्रेड को ठीक होने का और समय मिल जाए। या फिर अपनी पोजीशन के खिलाफ एक विपरीत ऑप्शन खरीदकर उसे हेज कर लेना, ताकि नुकसान सीमित हो जाए। ये एडजस्टमेंट्स ही हैं जो एक बुरे ट्रेड को एक विनाशकारी नुकसान में बदलने से रोकते हैं। ये शतरंज के खेल जैसा है। आप सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में नहीं बल्कि सामने वाले की संभावित चालों के बारे में भी सोचते हैं। मुझे लगता है कि इसे एक असली उदाहरण से समझना सबसे अच्छा रहेगा। इन नोट्स में एक बहुत अच्छी तुलना दी गई थी एक अनुशासित ट्रेडर और एक जैकपॉट हंटर के बीच। आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, ये उदाहरण इस पूरी चर्चा का सार है। चलिए 2 काल्पनिक ट्रेडर्स की कहानी देखते हैं। पहला ट्रेडर है, मान लीजिए अनुशासित ट्रेडर। उसके पास 2 लाख रुपए की पूंजी है।
उसने एक सख्त नियम बनाया है कि वो अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 2% यानी 4,000 रुपए से ज्यादा का जोखिम किसी एक ट्रेड में नहीं लेगा। ठीक है, 2% का नियम, ये काफी जाना पहचाना नियम है। तो फिर क्या होता है? अब मान लीजिए कि उसका बुरा दौर चल रहा है और उसके लगातार 10 ट्रेड गलत हो जाते हैं। हर ट्रेड में उसे 4,000 का नुकसान होता है। 10 ट्रेड के बाद उसका कुल नुकसान हुआ 40,000 रुपए। ये सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन रुकिए, उसके ट्रेडिंग अकाउंट में अभी भी 1,60,000 रुपए बचे हैं। वो भावनात्मक रूप से टूटा नहीं है, उसकी पूंजी सुरक्षित है और वो कल फिर से ट्रेड करने के लिए तैयार है। उसने खेल में बने रहने की लड़ाई जीत ली है। और दूसरा ट्रेडर, जैकपॉट हंटर, उसकी कहानी कैसी है? दूसरा ट्रेडर बड़े इनाम का पीछा करता है। वो उन ऊटीएम ऑप्शंस को खरीदता है जिनके बारे में हमने बात की थी। मान लीजिए उसे 3 ट्रेड्स में किस्मत से जीत मिलती है और वो अपनी पूंजी को 50-60% तक बढ़ा लेता है। वो खुद को बाजार का बादशाह समझने लगता है। लेकिन फिर एक ही ट्रेड उसके खिलाफ जाता है जिसमें उसने बड़ा दांव लगाया था। वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ये सोचकर कि बाजार वापस आएगा, लेकिन बाजार नहीं आता और एक ही बड़े नुकसान में उसका सारा मुनाफा और शायद पूंजी का एक बड़ा हिस्सा भी साफ हो जाता है। ये कहानी तो बहुत सुनी सुनाई सी लगती है। क्योंकि ये हजारों नए ट्रेडर्स की असली कहानी है और ये डेनिस चेन के सबसे जरूरी सिद्धांत को साबित करती है। सर्वाइवल इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, यानी पैसा कमाने से पहली प्राथमिकता खेल में बने रहना है। अगर आपकी पूंजी ही खत्म हो गई तो आप अगला अच्छा अवसर कैसे लेंगे? दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड को एक जैकपॉट की तरह देख रहा था, जबकि पहला ट्रेडर इसे एक बिजनेस की तरह, एक लंबी मैराथन की तरह देख रहा था, जहां हर कदम सावधानी से उठाना जरूरी है। और इसी जैकपॉट वाली मानसिकता से वो सारी आम गलतियां निकलती हैं, जैसे सिर्फ 1.3 रेशियो के पीछे भागना या नुकसान होने पर स्टॉप लॉस को और नीचे खिसकाते जाना। और ये गलती जिसका जिक्र नोट्स में है और जो आजकल बहुत प्रासंगिक है, वो है वीकली एक्सपायरी का जुनून। ऐसा लगता है कि हर हफ्ते जल्दी से पैसा बनाने के चक्कर में लोग बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हैं। हाँ, और ये सभी गलतियां उसी एक मूल समस्या का हिस्सा हैं, जहां इनाम को जोखिम और संभावना के ऊपर रखा जाता है। ये एक जुआरी की मानसिकता है, ट्रेडर की नहीं। मुझे याद है मेरे शुरुआती दिनों में मैंने भी यही गलती की थी। एक बड़ा इनाम देखकर मैंने एक ट्रेड में जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लिया और कुछ ही मिनटों में हफ्तों की मेहनत पर पानी फिर गया। वो दिन था जब मुझे समझ आया कि डेनिस चेन का सर्वाइवल वाला सिद्धांत किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बाजार का सबसे कड़वा सच है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बोरिंग लेकिन लगातार मुनाफे को एक रोमांचक लेकिन विनाशकारी जैकपॉट पर हमेशा तरजीह देगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम सब कुछ समेटना चाहें तो सबसे बड़ी सीख क्या है? ऐसा लगता है कि सफलता का पूरा क्रम ही उल्टा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पूरी तरह से नजरिए का, सोच के पिरामिड को उलटने जैसा है। एक शौकिया ट्रेडर बाजार को देखता है और सबसे पहले पूछता है, मैं कितना कमा सकता हूं? उसे इनाम दिखता है और फिर वो अनिच्छा से उस इनाम के लिए जरूरी जोखिम को स्वीकार करता है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर? एक प्रोफेशनल ट्रेडर बाजार को देखता है और सबसे पहले पूछता है, इस ट्रेड में मैं अधिकतम कितना नुकसान उठाने को तैयार हूं? वह पहले अपने रिस्क को परिभाषित करता है। अगर वो नुकसान उसकी सहन शक्ति के अंदर है, केवल तभी वो पूछता है, ठीक है, इस परिभाषित जोखिम के बदले में मुझे संभावित इनाम कितना मिल रहा है और उसके मिलने की संभावना कितनी है। अगर हर ट्रेड में जोखिम को परिभाषित किया जाए और अनुशासन रखा जाए तो लंबे समय में बाजार खुद इनाम देता है। ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं। ये मानसिकता का बदलाव वाकई बहुत बड़ा है। हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। और इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने पर मजबूर करता है जो स्रोत में वीकली एक्सपायरी के जुनून के रूप में उठाया गया था। जरा सोचिए, क्या बाजार की बढ़ती गति और छोटी होती समय सीमा, जैसे कि वीकली और अब तो डेली एक्सपायरी, क्या ये ट्रेडर्स को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोबेबिलिटी को अनदेखा करने और सिर्फ बड़े इनाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर रही है? क्योंकि जब आपके पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ घंटे या मिनट होते हैं तो धैर्य और गहरी सोच के लिए जगह कम हो जाती है। तब दिमाग स्वाभाविक रूप से बड़े और तेज मूव पर दांव लगाने के प्रलोभन में फंस जाता है। ये एक दिलचस्प सवाल है कि क्या बाजार का ढांचा ही हमें गलत तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है?